हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू द फिजिक्स वर्ल्ड। तो अ, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। बेटा उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे से काम कर रहे होंगे। ठीक, तो हमने लास्ट टाइम में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक करंट पे बातचीत करी थी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी भी सीखी थी और उनमें रिलेशन भी सीखा था। ठीक है, यही चैप्टर हमारा चल रहा है। आज जो है हम क्या करेंगे, हम ओम्स लॉ सीखेंगे और उससे पहले हम एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जो उसकी बात करेंगे, विच इज काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड करंट, जो है जैसे बात करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करें अपना काम लेकर प्रभु का नाम। चल, तो पहली चीज हमने जो सीखनी है वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो क्या होता है, जैसे आपने करंट सीखा, तो करंट हमने कैसे डिफाइन किया? करंट हमने डिफाइन किया रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये हमने डिफाइन कर लिया। करंट को इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी हमने कैसे डिफाइन किया? हमने डिफाइन किया दैट इट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी। ऐसे ही लिखा था, करंट डेंसिटी को ऐसे ही डिफाइन किया था ना, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए लेके। तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, अगर नहीं किया अभी तक तो पहले वो देख लो, फिर ये कर लेना। सिंपल सा छोटा सा चैप्टर टॉपिक था। आज भी हम छोटे छोटे पॉइंट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को रिलेट करना है आपस में। तो कैसे करेंगे, देखो क्या करना है। ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल जो है ये हमें मालूम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर कैन बी रिटन एज द ओपन वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, ये होता है। और अगर आप चार्ज को देखो ओवर अ होल वॉल्यूम, तो चार्ज को हम इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो रो dv वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इज इक्वल टू दिस है। तो क्यूब इसके इक्वल है, लेकिन बाहर एक डेरिवेटिव भी तो है, तो हम इसे करली बाय करली डी बाई डी टी या करली बाय करली टी लगा देते हैं। ठीक है, इस रिलेशन को यूज करके हम यहां तक पहुंच गए, जिसमें मैं दोबारा लिख देता हूं। क्यू को हमने क्या पुट किया है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देख लो, ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? यस, चलेगा। ओके, तो इसमें एक चीज और लगानी है। क्या लगाएंगे? वो लगाएंगे एक नेगेटिव साइन। ठीक है, बाकी तो हो गया है, नेगेटिव साइन लगाएंगे एक। ठीक है, नेगेटिव साइन में क्या होगा नेगेटिव साइन में ये रिप्रेजेंट करता है कि इट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि इनक्लोज सरफेस जो है उसमें सरफेस पे चार्ज फ्लो जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि बाहर इनक्लोज्ड इन इट नेगेटिव हो रहा है। तो अगर वो बाहर इंक्रीज हो रहा है तो वो अंदर डिक्रीज हो रहा है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो इस तरह से दिखा रहा है कि अगर आप सरफेस इंटीग्रल में जो है वो सरफेस पे चार्ज इंक्रीज ले रहे हो, तो वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, वॉल्यूम में विदिन इट सरफेस विदिन द वॉल्यूम वो डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से हो गया एक नेगेटिव साइन। तो अब दोनों को कंपेयर करो, इस इंटीग्रल को पहले तो अंदर ले जाओ, हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ माइनस करली रो बाय करली टी। मैंने डेरिवेटिव को पार्शियल में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, ये इंटीग्रल वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू है और ये टाइम है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल, और यहां से ये हो गया डेल डॉट जे का
वॉल्यूम इंटीग्रल। और अगर आप इन्हें देखोगे तो दिस टर्म शुड बी इक्वल टू दिस, यानी कि डेल डॉट जे शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द कर्ली रो बाय कर्ली टी। और इसे हम अगर लिखें तो हम लिख देंगे डेल डॉट जे प्लस कर्ली रो बाय कर्ली टी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये जो है ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या करता है, करंट डेंसिटी को चार्ज डेंसिटी के साथ रिलेट करता है। तो अभी तक हम करंट और चार्ज में रिलेशन देख रहे थे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी का रिलेशन देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इसी में मान लो चार्ज डेंसिटी हो ही ना, जीरो हो या बिल्कुल फिक्स हो, कांस्टेंट हो, उसमें चेंज ना हो रहा हो विद टाइम, इसे ना लो, इसे ले लो, विद टाइम उसमें चेंज ना हो रहा हो कुछ, तो फिर क्या हो जाएगा, डेल डॉट जे जीरो हो जाएगा, इंप्लाइज डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। और अगर ये जीरो है तो इसे हम बोलते हैं स्टेडी करंट, स्टेडी स्टेट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेडी करंट, मतलब जे इज नॉट चेंजिंग विद टाइम और विद पोजीशन, जे करंट डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, सिंपल सा एक्सप्रेशन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा एक्सप्रेशन था। देख लो, कोई दिक्कत लगती है तो समझ लो, सीख लो। ओके, चलो आगे देखते हैं। फिर इसी में हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमने जो 2 3 4 टर्म्स सीखी हैं उन्हें हम आपस में रिलेट करना देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक इसी पे है, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो पढ़ते आ रहे हो, छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो, राइट। तो अब देखना है उसमें क्या चेंज आएगा, उसमें क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो अब हमने पढ़ना है ओम्स लॉ। तो छोटे होते हमने जो पढ़ा था, जो बेसिक डेफिनेशन दी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लाइट, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। तो जैसे भी आपने लिखा था, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स द सेम, प्रोवाइडेड टेम्परेचर प्रेशर वगैरह चेंज ना हो, तो आप ऐसे इसे लिख सकते हो। हम ऐसे लिख देते थे। इससे हम एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं और वो कांस्टेंट है आर, रेजिस्टेंस। अगर आप उल्टा डिफाइन करोगे, अगर आप I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V करोगे तो I इज इक्वल टू G इंटू V हो जाएगा, है ना, वेयर G इज द कंडक्टेंस I अपॉन V, और यहाँ पे R होता है रेजिस्टेंस V अपॉन I, और R और G एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्स होते हैं, यानी कि R इज इक्वल टू 1 अपॉन G। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। कोई कंडक्ट कितना कर रहा है और कोई रेजिस्ट कितना कर रहा है। ऑब्वियसली जो ज्यादा कंडक्टेंस होगी जिसकी, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है बेसिक। अब ये लिखना है कि ये लिखना है, ये कैसे देखोगे, दोनों में से एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो अपनी मर्जी से चेंज करता है, और उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल जो डिपेंडेंट होता है वो चेंज होता है। तो अब इंडिपेंडेंट कौन है, V है कि I है। अगर इंडिपेंडेंट I है तो ये वाला रिलेशन लगेगा, अगर इंडिपेंडेंट V है तो ये वाला रिलेशन लगेगा। कौन सा लगाना चाहिए, दोनों लगा सकते हो, दोनों ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से ले रहे हो, वोल्टेज सोर्स ले रहे हो कि करंट सोर्स ले रहे हो। अगर आप वोल्टेज चेंज करोगे तो उससे करंट ज्यादा या कम होगा ही होगा सिस्टम में, ठीक है। और अगर आप करंट बढ़ाओगे या कम करोगे करंट सोर्स लेके, तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा ही होगा। तो हम किसी भी फॉर्म में इन्हें, दोनों फॉर्म्स में ये वैलिड है और दोनों फॉर्म्स में हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली ये फॉर्म लेते हैं, इस तरह से लिखते हैं, आप इसको ले लेना, दूसरे को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हो गया, तो ये बात तो समझ में आ गई कि V इज इक्वल टू आई आर है। अच्छा, R की यूनिट्स क्या है, R की यूनिट्स हैं ओम,
और ओम किसके इक्वल होता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर के, वोल्ट अपॉन एम्पियर, है ना। तो 1 ओम मतलब 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। और इसका उल्टा यूनिट्स करोगे तो जी के यूनिट्स क्या होते हैं? जी के यूनिट्स होते हैं साइमन, और वो होता है, उल्टा कर लो, एम्पियर अपॉन वोल्ट। ठीक है, तो साइमन इज 1 अपॉन ओम। क्लियर? कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपल है। ओके, चलो, तो ये जो फॉर्म है, V इज इक्वल टू आई आर, ये बेसिकली क्या है? दिस इज मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। ये जब आप बल्क मैटर को देख रहे हो, जब आप मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को काउंट कर रहे हो, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट V और I, तब ये वाली फॉर्म लगती है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम आगे कंडक्टर्स भी डिफाइन कर देते हैं। एक होते हैं ओमिक कंडक्टर्स, और जो ओम लॉ को फॉलो करते हैं, ओम लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे कि कंडक्टर्स ही ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो मेटल्स लाइक, जैसे, तो अगर आप यहाँ पे V ले लोगे, या यहाँ पे I ले लोगे, यहाँ पे V ले लोगे, तो आप ग्राफ देखोगे तो सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। मतलब जितना I में इंक्रीज उतना V में इंक्रीज, एक में इंक्रीज दूसरे में इंक्रीज, एक में डिक्रीज दूसरे में डिक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये चीज होती है। These type of conductors, basically metals, are called ohmic conductors. लेकिन ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो नॉन ओमिक होते हैं, जो कंडक्ट करते हैं, लेकिन ओम्स लॉ के हिसाब से नहीं करते। मतलब उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, उनका ग्राफ अलग ही है। जैसे सेमीकंडक्टर्स पीएन जंक्शन डायोड जो हैं, वो इसे फॉलो नहीं करते। अगर आप डायोड ले लोगे, कोई डायोड ले लोगे, तो उसमें आप वोल्टेज बढ़ाई जाओ, करंट बढ़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, मतलब थोड़ी देर तक नहीं बढ़ा, बढ़ा तो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, कांस्टेंट इंक्रीज नहीं है, फिक्स इंक्रीज नहीं है। तो ये जो है, ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं, कंडक्ट तो करते हैं लेकिन ओमिक की तरह नहीं करते, ओमिक मटेरियल की तरह नहीं करते, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, दिस इज नॉन, दीज आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओके, इसी में अगर हम डिटेल में और देखें, तो हम ऐसी कंडीशंस भी देख सकते हैं जिनमें ओम्स लॉ फेल हो जाता है। दोज आर कॉल्ड फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ। फेलियर्स क्या होगा? फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ। फेलियर्स में क्या लेंगे? अब कहां कहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, है ना। तो इसमें पहली चीज, पहला तो लगा लो आप कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स हैं, अब वो तो फॉलो करते हैं, मेटल्स जो हैं वो तो फॉलो करते हैं। उनका ग्राफ जो है, वो अगर आप देखोगे तो V और I का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर इन्हीं में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा? मतलब अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर ले रहे हो तो वो फॉलो कर रहे हैं, वो ये रूल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर ज्यादा ले लोगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से असल में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, है ना। रेजिस्टेंस आपने देखा होगा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। कैसे बढ़ती है? R इज इक्वल टू आर नॉट इनिशियल वैल्यू है, उसी में कुछ अल्फा कोएफिशिएंट है, और चेंज इन टेम्परेचर से कितना चेंज इन टेम्परेचर कर रहे हो और उस मटेरियल का कितना कोएफिशिएंट है, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो क्या होगा? वोल्टेज ज्यादा, या फिर कहो करंट कम। तो इसमें क्या होगा? अगर यहाँ पे I है, यहाँ पे V है, तो ये इस तरफ ज्यादा हो जाता है, ऐसे।
ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट कम हो जाता है या करंट कम बढ़ता है और वोल्टेज ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन वाला पाथ फॉलो नहीं करता। यहां पे ऐसी कंडीशन में ओम्स लॉ फेल हो जाता है। ठीक है, ओम्स लॉ ऐसी कंडीशंस में फेल हो जाता है। अच्छा, अगर आप सेमीकंडक्टर डायोड देखो उसमें भी ऐसे ही है। सेमीकंडक्टर में पर टेम्परेचर पे नहीं है, सिंपल डायोड का बिहेवियर ही ऐसा है कि अगर आप उसे फॉरवर्ड बायस करोगे तो वो ऐसे बढ़ेगा, रिवर्स बायस करोगे तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं, फिर एकदम से ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है V और I का ग्राफ यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। यहाँ पे भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा ऐसे ही एक वाटर वोल्टमीटर होता है, वाटर वोल्टमीटर उसमें क्या खास बात है, उसमें खास बात ये है कि आप V बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करंट जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद स्टार्ट हुआ। तो जब तक एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल नहीं आ जाती तब तक करंट बढ़ता नहीं है। तो ये भी एक ओम्स लॉ का फेल्यूर है, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि किस तरह से क्या हो रहा है। ठीक है, एक और ऐसा स्पेशल केस है थ्रिस्टर का, वो भी मैं बता देता हूं। थ्रिस्टर का स्पेशल केस है, उसमें क्या होता है, उसमें करंट ही घटता बढ़ता रहता है, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो करंट कम हो रहा है। उसका तो ग्राफ ही बड़ा स्टाइलिश टाइप का ग्राफ है, अगर आप देखोगे तो उसका ग्राफ तो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो अब इसमें करंट कम हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम भी हो सकता है। तो थ्रिस्टर जो है वो एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें क्या हो रहा है, V और I में रिलेशन ये फॉलो हो ही नहीं रहा। स्ट्रेट लाइन वाला तो छोड़ो, अजीब सा ही है। I V बढ़ाने से I डिक्रीज हो जाता है या उल्टा। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें ओम्स लॉ फेल हो जाता है। ठीक है, तो फेल्यूर्स ऑफ ओम्स लॉ में ये चीजें आ जाती हैं जिसे हम V और I के बेसिस पे देख रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में देख रहे हैं। चेक कर लो, देख लो, कोई डाउट तो नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात ना हो। ठीक है, अगर यहां तक हम पहुंच गए हैं, फेल्यूर्स ऑफ ओम्स लॉ हमने देख लिया। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में V और I में बात की और V और I में ही ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स और फेल्यूर्स की हमने बात की है। तो अब एक और चीज इसमें देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक के बाद माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कौन सी होती है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हम वो चेक कर लेते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बड़ी आसान है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हम वो वाली क्वांटिटीज लेंगे जो माइक्रोस्कोपिकली डील करती हो, मतलब अब हम बल्क मैटर में नहीं इंटरेस्टेड, अब हम उसकी अंदर की प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो पढ़ते हो, जो इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो हम जो है वो V और I नहीं लेंगे क्योंकि वो मैक्रोस्कोपिक से डील करती हैं, माइक्रोस्कोपिक से नहीं डील करती। हम क्या लेंगे, हम लेंगे करंट की जगह पे करंट डेंसिटी और वोल्ट की जगह पे लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह पे लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करती हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इसमें एक क्वांटिटी तो हम डिफाइन करेंगे, जो हमें पता है वो तो हम लिख ही लेते हैं। जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल होती है। अगर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V इज द पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V अपॉन L। सिंपल, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और जिस तरह से इट्स अ काइंड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो करली बाय करली R की जगह पे लेंथ हमने लिख दिया। ठीक है, और J हमने पिछले चैप्टर में डिफाइन किया, वो भी इस चैप्टर में सीखा पिछले लेक्चर में, I अपॉन A, करंट अपॉन एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, करंट डेंसिटी आती है ना। तो अगर आप इन दोनों को डिफाइन कर दो
तो एक क्वांटिटी आ जाती है हमारे पास, और हमने डिफाइन भी की हुई है, ठीक है। वो क्वांटिटी है, अगर एक डेफिनेशन ही है, कैसे ले, आर से लेता हूँ, रेजिस्टेंस से बताता हूँ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा V अपॉन आई, रेजिस्टेंस हमने पढ़ा V अपॉन आई, ठीक। रेजिस्टेंस लेकिन जो है, अगर आप देखोगे, उसका फिजिकली मीनिंग है कि वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को, या जो भी चार्ज कैरियर है उसके मोशन को किस तरह से वो कम या ज्यादा करता है, मतलब ज्यादा रोकता है या कम रोकता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी है। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, कम होगी तो कम रेजिस्टेंस होगी, है ना। और एरिया पे, अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, कम एरिया होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। सिंपल सी बात है। अगर आपको एक छोटे से गेट से निकलने को बोला जाए, तो अगर मान लो इतने से गेट से 50 लोगों ने निकलना है, तो क्या होगा, आपस में लोग ज्यादा टकराएंगे, तो एक दूसरे को रोकेंगे ज्यादा ना, तो कम एरिया में ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। अगर वो इतना बड़ा गेट खोल दें तो सारे के सारे एक टाइम पे निकल सकते हैं, तो आराम से इलेक्ट्रॉन्स भी बिना किसी कोलिजन के, बिना किसी टकराव के आपस में निकल सकते हैं। तो एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ऐसे ही अगर उन्हें इतना सा डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो इतने से ही मोशन में कोलिजन होगा, लेकिन अगर इतना बड़ा रास्ता ट्रैवल करना हो, लेंथ बहुत ज्यादा कर दें, तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो रेजिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला है, एल और ए पे डिपेंड करता है। और तीसरी चीज, जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, तो आएगा एक रेजिस्टिविटी नाम का कांस्टेंट। वो क्या है, वो बताता है कि मटेरियल कैसा है। देखो, अगर उतने ही लोगों को उतनी ही लंबी वायर में, उतने ही एरिया के क्रॉस सेक्शन एरिया में निकलने को बोला जाए, लेकिन बीच का मीडियम एक में हवा है और एक में पानी है, तो आपको पता है हवा ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, जबकि पानी बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर पाएगा, तो उनको आपस में टकराव होगा, है ना। मतलब वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल है, उस पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कम या ज्यादा। उस नेचर ऑफ मटेरियल को या टेम्परेचर पे भी वो फर्क डालता है। उन चीजों को कौन डील करेगा, उन चीजों पे डील करेगा ये कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी, ठीक है। इन कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। ऐसा ही एक कांस्टेंट इसका उलट भी होता है, जिसे हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, बताऊंगा मैं। ये कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी, जो इसके नेचर ऑफ मटेरियल को या मीडियम को उसको काउंट करते हैं, ठीक। और इस रेजिस्टिविटी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज E अपॉन J, E अपॉन J, इट इज डिफाइंड एज E अपॉन J, ठीक है। तो यहां से भी अगर आप देखोगे तो E अपॉन J की वैल्यू पुट करो, तो ये हो गया V अपॉन L, J हो गया I अपॉन A, और V अपॉन I हो गया R, तो R A अपॉन L। तो यहां से देखो रो आ गया R A अपॉन L, और अगर आप R देखोगे यहां से, तो L उधर जाएगा, A उधर जाएगा, रो के साथ आ जाएगा रो L अपॉन A। तो वही फॉर्मूला फिर से आ गया, जैसे मर्जी लिख लो। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, या फिर रो इज इक्वल टू R A अपॉन L, ये फॉर्मूला हमारे पास एक आता है, ठीक। लेकिन यहां से एक और बड़ी प्यारी फॉर्म आती है इसकी डेफिनेशन से ही। अगर आप रो का उल्टा कर दो, दैट इज 1 अपॉन रो इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा J अपॉन E, और वो इक्वल होगा 1 अपॉन रो इज रेजिस्टिविटी का, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा 1 अपॉन R, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस था, वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी है, कनेक्टिविटी। अच्छा, एक बात ध्यान देना, ये रेजिस्टिविटी भी हम रो से लिख रहे हैं, और हमने अब भी जस्ट एक आर्टिकल में चार्ज डेंसिटी को भी रो से लिखा है, तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि रो लिखा हुआ है तो आप करंट की टर्म्स में या रेजिस्टेंस की टर्म्स में बात कर रहे हो, या फिर चार्ज की टर्म्स में बात कर रहे हो। तो जब भी रेजिस्टेंस आएगा तो रो का मतलब रेजिस्टिविटी है, लेकिन जब भी चार्ज वगैरह आएगा तो रो का मतलब चार्ज डेंसिटी भी हो सकता है। आर्टिकल में, न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में लिखा होगा कि कौन से वेरिएबल की बात हो रही है, तो ध्यान देना है, ऐसे नहीं चिपका दो, उठा के लगा दो, ठीक है। और 1 अपॉन रो को हम क्या लिखते हैं, कंडक्टिविटी,
तो हमारे पास यहां से आ गया J इज इक्वल टू सिग्मा ई। J एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिग्मा तो सिंपल है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो गया J इज इक्वल टू सिग्मा ई। इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ठीक है, सिंपल थी, इतना ही करना है। चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ना हो, देख लो। चलेगा? ठीक है, चलो ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, मैं एक बार रिकैप्चुलेट करता हूं उसे। हमने पहले सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सीखी, जिसमें स्टैटिक करंट्स के बारे में बात की। फिर हमने ओम्स लॉ सीखा मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में, ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर सीखे, ओम्स लॉ की फेल्योर सीखी, और ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी देखी हमने। ठीक है, तो हम ओवरऑल करंट डेंसिटी की टर्म्स में बात कर रहे हैं। जब मैक्रोस्कोपिक देखना है तो करंट, माइक्रोस्कोपिक देखना है तो करंट डेंसिटी, इतनी बात है। ठीक है, यहाँ तक काम पूरा करके आओ। यहाँ तक आपने सीख लिया है, ये छोटा सा प्यारा सा आर्टिकल था, ये पूरा करके आओ। हम मिलेंगे अगली क्लास में, अगले दिन, अगले लेक्चर में। और कोई डाउट हो ग्रुप में डाल देना, चैट में डाल देना। ठीक है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई और रिवर्ट बैक टू योर क्वेरी, उस पर हम बात करेंगे। और अपनी सेहत का ध्यान रखना, काम पूरा करना। हम मिलते हैं अगली क्लास में, स्टे ट्यून्ड।